एवरीवन वेलकम टू द एग्जाम टाइम। तो भाइयों स्वागत है आपका बिजनेस एनवायरनमेंट के एमसीक्यू सीरीज के सेकंड पार्ट में। और आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं अपने लास्ट एमसीक्यूज, मतलब 15 तक मैंने डिस्कस करा था और आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ क्वेश्चन नंबर 16 से। और अपने डिस्कशन को आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं। तो जो स्टूडेंट इस चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। उससे पहले मैं बताना चाहूँगा हमारे बीकॉम एंट्रेंस के लिए कोर्सेज चलते हैं, तो आप चाहो तो इसमें इनरोल हो सकते हो, जहाँ पे आपको प्रोवाइड किया जाएगा बेस्ट क्वालिटी वीडियो लेक्चर्स जो कि लाइव प्लस रिकॉर्डेड फॉर्मेट में होंगे, स्टडी मटेरियल जो कि आपके घर तक डिलीवर की जाएगी, प्रो टेस्ट सीरीज होंगे, प्रीवियस ईयर पेपर है, ढेर सारे फीचर्स यहाँ पे सारे मेंशन किए गए हैं। तो आप बड़े ही सुकून से हर एक फीचर को देख सकते हो। अगर आपको कोई भी डाउट आती है तो इस नंबर पे आप कॉन्टैक्ट करके डायरेक्टली मेरे से पूछ सकते हो, साथ ही साथ मेरे इंस्टाग्राम से भी आप जुड़ सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो लेक्चर को। तो सबसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पे निकल कर आता है, डैश इकोनॉमी इज नॉट प्लान्ड, कंट्रोल्ड और रेगुलेटेड बाय गवर्नमेंट। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कौन सी इकोनॉमी जो कि गवर्नमेंट के द्वारा प्लान्ड, कंट्रोल और रेगुलेट नहीं की जाती हो। तो ध्यान से एक बार पढ़ो इस स्टेटमेंट को, फिर आंसर देने की कोशिश करना। क्वेश्चन नंबर ये है हमारा 16। तो यार इसका राइट आंसर तुम समझ सकते हो, मिक्स्ड इकोनॉमी में जैसे कि मैंने तुम्हें बताया था, यहाँ पे गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट प्लस पब्लिक दोनों ही यूनिट्स होते हैं। तो ये जो हमारे फ्री मार्केट इकोनॉमी होती हैं, यहाँ पे गवर्नमेंट का रोल ना के बराबर होता है। ये नॉट प्लान्ड बाय, नॉट कंट्रोल्ड और नॉट रेगुलेटेड बाय द गवर्नमेंट इकोनॉमी होता है। तो इसका राइट आंसर होगा 16 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं, जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 17। इन द पेस्ट फ्रेमवर्क फॉर इन्वायरमेंटल एनालिसिस व्हाट डज द लेटर ई स्टैंड्स फॉर। अब जो बच्चे इसे टूथपेस्ट समझ रहे हैं, भाई साहब आप गलत हो, ये टूथपेस्ट नहीं है, ये इन्वायरमेंटल स्कैनिंग टूल है। इसके बारे में भी हम लोग सबसे पहले चर्चा करेंगे, फिर अपने क्वेश्चन का आंसर जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले एक मिनट, तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा ये होता क्या है। देखो अगर एग्जैक्ट की नाम की मैं बात करूँ तो इसका होता है PESTEL, पेस्टल एनालिसिस, ये होता है। ठीक है, पेस्टल एनालिसिस। क्लियर है यहाँ तक सबसे पहले कि ये होता क्या है? तो ये होता है पेस्टल एनालिसिस। अगर फुल फॉर्म की हम बात करें तो यहाँ पे पी जो होता है, मैं तुम्हें कहाँ लिख के बताऊँ, चलो यहाँ पे लिखते जाता हूँ। ये जो पी है, पी स्टैंड्स फॉर पॉलिटिकल। पॉलिटिकल, ठीक है, पॉलिटिकल। ई स्टैंड्स फॉर इकोनॉमिक, ई स्टैंड्स फॉर इकोनॉमिक। एस स्टैंड्स फॉर क्या होगा, फटाफट बताओ, सोशल। ये सारी चीजें तुम्हें पता होनी चाहिए, बेसिक चीजें। टी स्टैंड्स फॉर टेक्नोलॉजिकल, टेक्नोलॉजिकल, टेक्नोलॉजिकल दिख रहा होगा तुम्हें। और ई स्टैंड्स फॉर क्या होगा, दो ई आता है यहाँ पे, दूसरा स्टैंड होगा यहाँ पे इन्वायरमेंटल, इन्वायरमेंटल। और आखिरी एल स्टैंड्स फॉर लीगल। तो सबसे पहले फटाफट तुम इसका स्क्रीनशॉट लो, तब आगे बढ़ना मेरे साथ। क्लियर है यहाँ पे, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, इन्वायरमेंटल और लीगल। ये क्या है, पेस्टल एनालिसिस। पेस्टल एनालिसिस अब होता क्या है सर पेस्टल एनालिसिस, जरा हमें ये भी बता दो। तो देखो ये मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा, ये तुमने पढ़ रखा होगा मेरे साथ भी, और खुद तुम इन सारे टर्म्स को देख के तुम समझ सकते हो। यहाँ पे पॉलिटिकल इन्वायरमेंट की बात की जा रही है, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट की बात की जा रही है, सोशल की बात की जा रही है, वैसे ही टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंटल और लीगल इन्वायरमेंट की बात की जा रही है। तो ये एक इन्वायरमेंटल स्कैनिंग का वो टूल है जो कि एक बिजनेसमैन को, बिजनेस एंटरप्रेन्योर को मदद करता है इन स्कैनिंग देयर इन्वायरमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे तुमसे ये पूछा जा रहा है, इन द पेस्ट फ्रेमवर्क फॉर इन्वायरमेंटल स्टैंडिंग एनालिसिस व्हाट डज द लेटर ई स्टैंड्स फॉर। तो तुम यहाँ से ध्यान से देखो, यहाँ पे बस 4 ही लेटर्स दिए गए हैं, PEST। तो जाहिर सी बात है इसमें सेकंड वाले ई की बात की जा रही है। तो सेकंड वाले ई में क्या है सर, इकोनॉमिक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, दैट इज इकोनॉमिक एनवायरमेंट। क्लियर यहां तक? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पेस्टल इज एन एनालिटिकल टूल विच हेल्प्स टू अंडरटेक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब देखो ये जो कंसेप्ट है ये मांगता है कि आपके पास नॉलेज होनी चाहिए आपके थ्योरेटिकल पोर्शन की, आपने खुद से भी कुछ स्टडी कर रखा होगा, उसकी बात की जा रही है। तो जैसा कि मैंने बोला तुमसे कि यहाँ पे बात होती है किस चीज की, पेस्टल एनालिसिस क्या है, एक इन्वायरमेंटल स्कैनिंग टूल है, स्कैनिंग टूल है। तो मुझे तुम जरा ध्यान से बताना, क्या हम स्कैनिंग टूल का इस्तेमाल करेंगे अपने इंटरनल एनालिसिस में?
मुझे तो नहीं लगता है कोई भी एक ऐसा बिजनेस फर्म जो कि अपने बिजनेस के अंदरूनी पोर्शन को, अंदरूनी इन्वायरमेंट को स्कैन करता हो। एक्सटर्नल एनालिसिस वहां पे आएगा नहीं। दूसरा आता है एक्सटर्नल एनालिसिस। तो मुझे जहां तक लगता है ये एक्सटर्नल एनालिसिस ही होगा इसका राइट आंसर, क्योंकि इसके अंदर ही कंपटीटर एनालिसिस भी आ जाते हैं और स्ट्रैटेजिक एनालिसिस तो इंटरनल एनालिसिस के अंदर आते हैं। सो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा एक्सटर्नल एनालिसिस। ये स्कैनिंग टूल है जो कि हमें मदद करता है इन स्कैनिंग आवर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 तुम्हारे आंखों के सामने आ चुका है। तो पूछा गया है, एन एनालिसिस ऑफ द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट इनेबल्स अ फॉर्म्स टू आइडेंटिफाई। तो देखो ये इंपॉर्टेंट से क्वेश्चन निकल कर आया है यहाँ पे। एक कोई ऐसा एनालिसिस, एनालिसिस ऑफ एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का अगर आप एनालिसिस कर रहे हो तो जो फर्म होगी उसे मदद मिलती है क्या करने में? स्ट्रेंथ एंड अपॉर्चुनिटी, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, वीकनेस एंड थ्रेट, या फिर अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट। तो तुम देखो सबसे पहले एनालिसिस जो होगा एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का, उससे तुम्हें दो चीज़ों की पता चलेगी। कौन कौन सी चीज़? तुम्हें सबसे पहले पता चलेगा क्या फ्यूचर में कोई थ्रेट्स आने वाले हैं। सबसे पहला चीज़ तो ये होगा, क्या मेरा कोई नया कंपटीटर आने वाला है। अगर तुम प्रॉपर तरीके से इन्वायरमेंटल स्कैनिंग करते हो तो तुम्हें ये आइडिया मिल जाएगी कि तुम्हारे आसपास पड़ोस में तुम्हारे इन्वायरमेंट में कोई नए कंपटीटर्स आने वाले हैं। पहला चीज़ ये हो गया। दूसरी चीज़ जो है वो है अपॉर्चुनिटीज़। तुम अगर प्रॉपर तरीके से इन्वायरमेंटल स्कैनिंग करते हो तो तुम्हें बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ देखने को मिलेंगे। ठीक है। अब सर आप ये भी बोल सकते हो कि सर स्ट्रेंथ भी तो हो सकते हैं। नहीं भाई साहब, स्ट्रेंथ आपके अंदरूनी हिस्से में होगी, इंटरनल। कहते हैं ना हमारी ताकत हमारी फैमिली होती है, वैसे ही एक बिजनेस फॉर्म की स्ट्रेंथ जो होती है वो उसकी इंटरनल इन्वायरमेंट होती है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्लियर है? कोई डाउट कमेंट सेक्शन में डाल देना, डाउट हो तो। चलो क्वेश्चन नंबर 20 तुम्हारे सामने है, व्हाट डज द टर्म थर्ड सेक्टर मींस। तो इसमें डिस्कस करने जैसा कुछ भी नहीं है, इसका राइट आंसर होगा वॉलंटरी सेक्टर। क्वेश्चन नंबर 21, अ मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन इज डिफाइंड एज एमएनसी। इसके बारे में बचपन से ही तुम ये चीज पढ़ते हो, क्लास 9 से ही। पता नहीं तुमने पढ़ा था या नहीं पढ़ा था, मैंने तो भाई साहब पढ़ा था। एमएनसीज, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन। सर हमने तो ये सुना है मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन वैसे कॉर्पोरेशंस होती हैं जो कि कहीं ना कहीं अपने ऑपरेशंस, अपने प्रोडक्शंस मोर देन वन कंट्री करती हैं। बिल्कुल सर, आपने सही सुना है। तो ऑप्शंस यहाँ पे दे रखे हैं, हैविंग अ मल्टीपल एथिकल वर्कफोर्स, हैविंग अ सप्लायर्स इन मोर देन वन कंट्री। सी है कैरिंग आउट प्रोडक्शन इन मोर देन वन कंट्री, नन ऑफ देम। तो मेरे हिसाब से इसका राइट आंसर होगा कैरिंग आउट प्रोडक्शन इन मोर देन वन कंट्री। एक या एक से अधिक कंट्री में जब कोई भी कंपनी, कोई भी कॉर्पोरेट ऑपरेट कर रही हो, प्रोडक्शंस कर रही हो, तो वो कौन सा होता है? हमारा एमएनसीज। चलो, व्हाट डज द पीपीपी या फिर P3 इनिशिएटिव रिफर्स टू। बेसिक है, फुल फॉर्म की यहाँ पे तुम्हें इंफॉर्मेशन चाहिए तो इसका फुल फॉर्म होता है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। क्लियर? व्हाट डज द PFI इनिशिएटिव रिफर्स टू। अब देखो ये सारे जो फुल फॉर्म्स है ना, ये सारी चीजें कंसेप्चुअल नॉलेज में नहीं बताई जा सकती हैं, तो ये सब तुम्हें याद करना होगा। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 23 है हमारा, इसका फुल फॉर्म होगा, PFI की बात की जा रही है, प्राइवेट फाइनेंस इनिशिएटिव। क्या होगा? प्राइवेट फाइनेंस इनिशिएटिव। प्राइवेट फाइनेंस इनिशिएटिव। P3 का क्या होगा? जल्दी से बताओ, P3 का क्या होगा? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। और वहीं जब हम बात कर रहे हैं PFI की, तो प्राइवेट फाइनेंस इनिशिएटिव। क्लियर यहां तक? क्लियर है या नहीं, जल्दी से बताओ मुझे। चलो क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ बढ़ते हैं। ब्रिटेन वुड ट्विंस कंसिस्ट ऑफ IMF। ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस का नाम तुमने सुना होगा। IMF और वर्ल्ड बैंक से कहीं ना कहीं ये चीजें रिलेट करती हैं, तो मैंने आंसर भी तुम्हारे सामने बोल दिया। तो वहां पे IMF और वर्ल्ड बैंक की बात होती थी, तो ब्रिटेन वुड ट्विंस कंसिस्ट ऑफ क्या क्या चीजें आएंगी? तो यहाँ पे आ जाएंगे एक और IMF भी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। स्टैटिक पोर्शन, IMF ने अपने ऑपरेशंस कब कमेंस करे थे, मतलब अपने ऑपरेशंस उसने कब स्टार्ट करे थे, आपसे क्लियरली ये पूछा जा रहा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा। 1947 में IMF ने फाइनली अपने ऑपरेशंस को स्टार्ट कर दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 26। अब देखो यहाँ पे वर्ल्ड बैंक ग्रुप की बात की जा रही है, तो ये इंपॉर्टेंट है कि तुम्हें वर्ल्ड बैंक ग्रुप का नॉलेज हो। सबसे पहले तुम फटाफट इस क्वेश्चन को खुद से रीड आउट करो और आंसर देने की कोशिश करो। ठीक है? अगर हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी होता है तो चलो मैं तुम्हें इसका आंसर बता दूंगा। रीड करो क्वेश्चन। द नंबर ऑफ इंस्टीट्यूशंस इंक्लूडेड इन द वर्ल्ड बैंक ग्रुप। तुमसे ये पूछा जा रहा है कितने इंस्टीट्यूशंस होंगे, बताइए जरा, वेट कर रहा हूं आपका।
बता पाओगे या नहीं बता पाओगे? चलो मैं ही बता देता हूँ। तो टोटल इसके अंदर 5 इंस्टीट्यूशंस होंगे। कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस होंगे सर, जरा नाम भी बता दो। टेस्ट ले रहे हो मेरा? नहीं सर टेस्ट नहीं ले रहे, बस बता दो, पता नहीं है इसीलिए पूछ रहा हूँ। तो देखो, सबसे फर्स्ट इंस्टीट्यूशन आता है यहाँ पे IBRD। IBRD फुल फॉर्म की बात करूं तो ध्यान से सुनना और नोट भी करते चलना। इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। क्या बोला मैंने? इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। ठीक है सर। दूसरा पता तो ये तो फर्स्ट हो गया। दूसरा है हमारा IDA। कौन सा? IDA। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। इसके साथ साथ तुम लिखते चलो सारे फुल फॉर्म्स, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। तीसरा हमारा निकल कर आता है IFC। इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन। वहीं नेक्स्ट की बात करें जो कि हमारा फोर्थ है, उसका फुल फॉर्म क्या होगा? पहले इंस्टीट्यूशन बता दे रहा हूं, MIGA। इसका फुल फॉर्म होता है मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। और फिफ्थ जो हमारा निकल कर आता है वो होता है ICSID। ICSID इसका क्या फुल फॉर्म होगा? इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट। ध्यान से पांचों इंस्टीट्यूशन मेरे साथ एक बार रिपीट करो। IBRD, 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 IDA, IFC, मैंने भी तुम्हारे चक्कर में गलत बोल दिया। स्टार्टिंग से करते हैं, सुकून से करते हैं। IBRD, IDA, IFC, MIGA और ICSID, ये टोटल 5 इंस्टीट्यूशन है। कौन कौन से? इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी और इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट फॉर इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स। क्लियर? टोटल ये 5 वर्ल्ड बैंक ग्रुप्स आते हैं। देखो, मैं कोशिश कर रहा हूं तुम्हें हर एक चीज डिटेल में बताते हुए चलो। तो अगर तुम्हें पसंद आ रहा होगा तो एक लाइक प्लीज प्रेस कर देना इस सेशन को। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पे, डैश रिफर्स टू द एक्सटर्नल फोर्सेस व्हिच हैव अ बीटिंग द फंक्शनिंग ऑफ। ध्यान से क्वेश्चन समझना, तभी आंसर देने की कोशिश करना, हवा में मत मारना, ठीक है? क्योंकि तुम्हारे नेगेटिव मार्किंग्स भी होते हैं वेरियस एग्जाम्स में। पूछा जा रहा है, डैश रिफर्स टू द एक्सटर्नल फोर्सेस व्हिच हैव अ बीटिंग टू द फंक्शनिंग ऑफ द बिजनेस। ध्यान से सोचो, एक बार जब मैंने तुम्हें इन्वायरमेंट का पहला लेक्चर करवाया था पेड कोर्स के अंदर, उसमें मैंने बताया था जहां पे बात आती है इन्वायरमेंट की या फिर एक्सटर्नल फोर्सेस की, तुम समझ जाओ वहां पे बात की जा रही है इन्वायरमेंट की। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, इन्वायरमेंट। इसका ये मतलब है इन्वायरमेंट रिफर्स टू द एक्सटर्नल फोर्सेस। इन्वायरमेंट क्या है हमारा? वो बाहर का वो फोर्स, वो हिस्सा जो कि कहीं ना कहीं वो उसके पास बीटिंग फंक्शनिंग होता है, किसके लिए? बिजनेस के लिए। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दीज आर द फोर्सेस इन द कंपनीज इमीडिएट एनवायरमेंट दैट इफेक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी। अब जिन बच्चों ने बहुत ही डिटेल तरीके से पढ़ा है वो इस टर्म को देखते हुए ही समझ जाएंगे यहाँ पे किस एनवायरमेंट की बात की जा रही है। तो भाई साहब यहाँ पे माइक्रो एनवायरमेंट की बात की जा रही है। अब माइक्रो एनवायरमेंट क्या है ये भी बताऊं क्या? बताओ जरा, ये भी बताऊं? नहीं बताऊंगा क्योंकि बेसिक चीजें ये पता होनी चाहिए तुम्हें। चलो, इन दिस टाइप ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम द गवर्नमेंट इंटरवेंशन विल बी एब्सेंट। तो ऊपर ही डिस्कस किया था, फ्री इंटरप्राइज इकोनॉमी। हु वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया? स्टैटिक पोर्शन। प्लानिंग कमीशन के पहले चेयरमैन कौन थे? बताइए जरा, पता है, कुछ याद है? तो पहले चेयरमैन कौन थे? जवाहरलाल नेहरू जी। चलो, क्वेश्चन नंबर 31। Who is concerned with the approval of planning decisions formulated by the planning commission? इनकी अप्रूवल की यहाँ पे इंतजार होती है, तो जरा बताइए क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर। तो 31 का आंसर होगा NDC। फुल फॉर्म की बात करूँ तो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल होता है। विदाउट देयर अप्रूवल पॉसिबल ही नहीं है कि यहाँ पे प्लानिंग डिसीजन हो। When was the first industrial policy of India announced? पहला इंडस्ट्रियल पॉलिसी कब अनाउंस हुआ था? क्वेश्चन नंबर 32। तो सबसे फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी अनाउंस हुआ था इन द ईयर अप्रैल 6, 1948। चलो, इससे रिलेटेड मैं तुम्हें कुछ इंफॉर्मेशन दे देता हूँ, कुछ इंडस्ट्रियल पॉलिसीज के बारे में तुम्हें मैं बता देता हूँ। जस्ट वेट करो थोड़ा सा। देखो, सबसे पहला कौन सा था? अप्रैल 6 में लाया था 1948। क्लियर है? दूसरा था इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन 1956। यहां लिखूं? IPR लिखता हूं, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन। एक मिनट। IPR 1956। IPR स्टैंड्स फॉर इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन। नेक्स्ट की बात करूं तो 1977, IPR 1977।
उसके बाद की बात करूँ तो 1980, उसके बाद की भी बात करूँ नहीं करूँगा, इतने ही हैं, ठीक है। और भी कुछ बेसिक बेसिक होते हैं, लेकिन तुम्हें मेन कौन से याद रखने हैं, IPR 1948, 1956, 1977 और 1980। क्लियर। पूछा जा रहा है हु अनाउंस द इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम, किन्होंने अनाउंस करा था इंडस्ट्रियल पॉलिसी फॉर द इंडिया फर्स्ट टाइम, बताइए जरा। और एक चीज बताऊं तो 2021 में BHU BCom एंट्रेंस में इंडस्ट्रियल पॉलिसी से क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये इंपॉर्टेंट है कि तुम इसे अच्छे से कवर करो। तो नेहरू जी ने अनाउंस करा था। इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ 1948 डिवाइडेड द इंडियन इंडस्ट्री, कितने पार्ट्स में इंडियन इंडस्ट्री को डिवाइड किया गया था। कौन से पॉलिसी की बात की जा रही है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन 1948 की बात की जा रही है। तो जो इसका राइट आंसर निकल कर आता है वो है ऑप्शन नंबर 6, सॉरी ऑप्शन नंबर डी। टोटल 6 पार्ट्स में इंडस्ट्रीज को, इंडियन इंडस्ट्रीज को क्लासिफाई किए गए थे। चलो आगे बात करते हैं। द RBI इंट्रोड्यूस द क्रेडिट ऑथराइजेशन स्कीम इन, RBI ने क्रेडिट ऑथराइजेशन स्कीम कौन से ईयर में लॉन्च किया था, इंट्रोड्यूस किया था, तो जरा बताइएगा। तो इसका राइट आंसर होगा नवंबर 1965। स्टैटिक पोर्शन है, डिस्कस करने जैसा है नहीं। अब चलो एक इंपॉर्टेंट चीज, हिस्ट्री वाली चीजें हैं वो तुम्हें बताता हूँ। बजट टर्म कौन से फ्रेंच वर्ड से डिराइव हुआ है, तो हो सकता है ये तुम्हें पता ना हो। ये बुगेट वर्ड से डिराइव हुआ है। कौन से वर्ड से, बुगेट, पूछा जा सकता है तुमसे। अ गुड इन्वायरमेंट इज अ गुड बिजनेस, ये स्टेटमेंट किनके द्वारा दिया गया था, तो ये स्टेटमेंट दिया गया था डॉक्टर MS स्वामीनाथन। देखो ये सारे क्वेश्चंस के बहुत ही कम चांस हैं, लेकिन लर्न कर लेना क्योंकि ये तुम्हारे स्टैटिक पोर्शन के अंदर आता है, तो इंपॉर्टेंट है कि तुम कंसिडर करके जाओ। Which one of the following cannot be included under the nature of relationship between business and environment? ध्यान से समझना। बिजनेस इन्वायरमेंट कैसा है हमारा, हमें पता होना चाहिए। बिजनेस इन्वायरमेंट में इंटरडिपेंडेंस कंसेप्ट होता है, वो डायनेमिक होता है। डायनेमिक मतलब कीप्स ऑन चेंजिंग होता है, चेंज होते रहते हैं उसमें टाइम टू टाइम, लेकिन वो फिक्स्ड तो नहीं होता है कभी। ये आपको गलत, आपको किसी ने बता दिया कि वो फिक्स्ड होता है। तो ये पूछा क्या गया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी इंक्लूडेड, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फिक्स्ड। क्लियर। आगे बढ़े। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट ऑफ अ बिजनेस इज, कौन सा इनमें से बिजनेस का एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है, तो सर मुझे तो ये चारों ही लग रहे हैं, मतलब तीनों ही लग रहे हैं। तो इसका राइट आंसर ऑल ऑफ दीज होना चाहिए। फिजिकल हो गया, डेमोग्राफिक हो गया, इकोनॉमिक हो गया, ये सारी ही चीजें आती हैं। क्लियर है यहाँ तक। चलो क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ मूव करते हैं। फिजिकल इन्वायरमेंट इंक्लूड्स, फिजिकल इन्वायरमेंट के अंदर क्या क्या आती हैं, बेसिक बच्चों वाले क्वेश्चंस। तो इसका राइट आंसर होगा नेचुरल रिसोर्स भी आएंगे, क्लाइमेट भी आएंगे, वाटर भी आते हैं, तो ऑल ऑफ दीज इसका राइट आंसर हो जाएगा। द इकोनॉमिक इन्वायरमेंट ऑफ अ बिजनेस इंक्लूड, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट की बात की जा रही है, एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चन। इकोनॉमिक सिस्टम आता है, इकोनॉमिक आएगा, इकोनॉमिक कंडीशन, तो ये तीनों ही आते हैं, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। जब बात की जाती है इकोनॉमिक इन्वायरमेंट की, तो तुम्हें ये ध्यान में रखना होगा वहां पे होल इकोनॉमी की बात की जा रही है। इकोनॉमिक वर्ड को तुम ढूंढ कर देखो, फिस्कल पॉलिसी हो गए, इंडस्ट्रियल पॉलिसीज हो गए, इन सब की जब बात यहाँ पे की जाती है तो समझ लो कौन किसके बारे में डिनोट कर रहा है, वो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट के बारे में डिनोट कर रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेंशियल फीचर ऑफ सोशल इन्वायरमेंट, सोशल सोसाइटी के बारे में यहाँ पे बात की जाएगी, तो ध्यान से कान खोल के आंख खोल के देखना। कंपिटिटिवनेस, रिस्पेक्ट फॉर इंडिविजुअल, बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ, और ऑप्शन डी जो है हमारा वो है बेलमेंट। तो सर नॉट एन एसेंशियल की बात की जा रही है। कंपिटिटिवनेस तो एक सोसाइटी में होगी, एक इंडिविजुअल के लिए रिस्पेक्ट भी होगी, बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ आप उम्मीद करोगे एक सोसाइटी में रह के, लेकिन सर बेलमेंट टर्म, बेलमेंट क्या होता है आगे फ्यूचर में पढ़ोगे, अभी बताने की जरूरत नहीं है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 43, द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ इंडिया इज अ प्रीशियस गिफ्ट ऑफ, ये स्टेटमेंट इनके द्वारा दिया गया था, तो मनमोहन सिंह जी ने ये प्यारा सा स्टेटमेंट दिया था कि जो नई इकोनॉमिक पॉलिसी है वो भारत के लिए एक प्रेसियस गिफ्ट है। थर्ड सेक्टर किसे बोलते हैं बताइए जरा, तो वॉलेंट्री सेक्टर हो जाएगा। पैरा कौन से ईयर में पास हुआ था, ये मैंने तुम्हें पिछले MCQ सेशन में भी बताया था, तो फेरा कौन से ईयर में पास हुआ था बताओ जरा। तो फेरा को पास किया गया था इन द ईयर 1969। इंडस्ट्रियल सीकनेस का क्या मतलब होता है, क्वेश्चन नंबर 46। तो कह सकते हैं कि इंडस्ट्रियल सीकनेस अगर तुमने पढ़ रखा होगा, नहीं भी पढ़ रखा है तो ध्यान से सोचो, इंडस्ट्रियल सीकनेस कहीं ना कहीं वो लॉस में चल रहा हो, ठीक है,
इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्किंग ऑफ इंडस्ट्रियल यूनिट इन लॉस। 47 सोशलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम डज नॉट इंक्लूड। सोशलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम किसे कहते हैं? ये बच्चों वाली चीजें मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा, मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होता है, सोशल इकोनॉमी क्या होता है, ठीक है, फिर और भी टाइप्स की कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या होते हैं, तो ये तुम खुद से कंसिडर तुम्हें करना होगा। क्वेश्चन नंबर 47 है ये। यहाँ पे क्या आता है? नॉट, डज नॉट इंक्लूड बोला जा रहा है, क्या नहीं आता है? तो सोशल ओनरशिप होगा, सेंट्रल प्लानिंग होता है, सोशल वेलफेयर होता है। अब ये तीन चीजें आती हैं, इकोनॉमिक मोटिवेशन नहीं होगा। तीन चीजें इसलिए आती हैं क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट का रोल रहता है। क्लियर? डुअल इकोनॉमी किसे गया है? तो बच्चों वाला क्वेश्चन, मिक्स्ड इकोनॉमी। क्यों सर? मिक्स्ड इकोनॉमी में प्राइवेट एज वेल एज पब्लिक दोनों ही होते हैं, दैट्स वाई हम क्या कहते हैं कि ये डुअल इकोनॉमी है। कैसा इकोनॉमी है? एक मिनट, डुअल इकोनॉमी। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट वाज पास्ड इन। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट कौन से ईयर में पास किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 1951। पेटेंट एक्ट के बारे में जरा बता दो, पेटेंट एक्ट किस पर्टिकुलर ईयर में लाया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा 1970। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे असर्शन एंड रीजन। अभी तक मैंने तुम्हें जो भी बेसिक स्टैटिक क्वेश्चंस करवाए उसे एक बार रिवाइज कर लेना। 2 वीडियो में मैंने तुम्हें ये सारे टोटल 50 क्वेश्चन वो भी डिटेल एनालिसिस के साथ करवा दिया। सो कैसा लगा वीडियो कमेंट सेक्शन में यार जरूर बताना। बहुत बड़ी ही मेहनत लगती है इन सारे क्वेश्चंस को इकट्ठा करने में, फिर जाकर मैं तुम्हारे सामने लाता हूँ। तो मेरी इस मेहनत का एक लाइक तो बनता है यार। कोई कुछ इनिशिएटिव तुम लाना चाहते हो, कुछ मुझे बताना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो किसी भी इन्फॉर्मेशन के लिए, 8102043143। ये रहा हमारा कॉन्टैक्ट नंबर, इस पर कॉल कर सकते हो और व्हाट्सएप पे कर सकते हो। अगर हमारे अनबीटेबल कोर्स को तुम्हें ज्वाइन करना है तो इस नंबर पे कॉल कर लो, और डिस्क्रिप्शन में डायरेक्ट लिंक दिया, वहां से तुम जाकर परचेज करके बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ाई कर सकते हो। जब सोचो तुम्हें यूट्यूब पे ऐसे तरीके से पढ़ाया जा रहा है तो सोचो पेड कोर्स में किस लेवल की तुम्हें पढ़ाई दी जाती होगी। सो चाहो तो तुम ज्वाइन कर सकते हो। ज्वाइन करने के लिए तुम्हें लिंक में जाना होगा या फिर तुम इस नंबर पे कॉल कर सकते हो। तो एंड करते हैं आज के सेशन को, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।